2025 में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने एक साथ तीन चीजें प्रूव कर दी हैं। पहला है पास्ट रिटर्न झूठ बोल सकता है, दूसरा है टाइमिंग गलत हो सकती है, एंड तीसरा इन्वेस्टर बिहेवियर सबसे बड़ा रिस्क होता है। आज के टाइम में लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये फंड पूरी तरीके से खराब हो चुका है, परफॉर्मेंस देना बंद कर चुका है, फंड मैनेजर की जो भी स्ट्रेटेजी है वो सब कुछ फेल हो चुकी है, अब इस म्यूचुअल फंड से हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। ऐसे लोग बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, बट सच्चाई इससे बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल है। मतलब अगर आप सच्चाई सुनेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। कुछ और रीजन है जिसके वजह से म्यूचुअल फंड आज के टाइम में इतना ज्यादा नीचे गिर रहा है पिछले एक साल से। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट वो कौन से रीजन है, एग्जैक्ट वो कौन से डिसीजंस है, एग्जैक्ट वो कौन से मार्केट फैक्टर्स हैं जिसके वजह से 2025 के अंदर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या 2026 में इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना सही रहेगा या हमें इस म्यूचुअल फंड को बेच के बाहर निकल जाना चाहिए। कोई भी सुगर कोटिंग नहीं होने वाली है, एकदम मुद्दे की बात करने वाले हैं कि आखिर में इस फंड के साथ हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का डीएनए क्या है। अब देखिए, जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है ना, ये बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले अलग बिहेव कर रहा होता है। इसका जो कोर मॉडल है वो है हाई कन्विक्शन स्टॉक्स। जो भी ये स्टॉक्स को पिक करता है वो हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स होते हैं। इसका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि केवल आपको 18 कंपनी या 20 कंपनी दिखने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि अगर 20 कंपनी में से 10 कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग गई तो ध्यान रखिएगा आपको ये म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे देता है। बट ये भी ध्यान रखना है, उन 20 कंपनी में से अगर 4 कंपनी फ्लॉप कर जाती है तो इस म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जब टफ मार्केट होता है तो ये फंड इसीलिए बहुत ज्यादा पिट जाता है। बट ये भी ध्यान देकर चलना है कि जो ये कंपनीज को पिक करते हैं फंड मैनेजर मोतीलाल के, वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए पिक करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि आज पिक किया और 1 महीने के बाद उन कंपनीज को निकाल दिया। ये लंबे टाइम के लिए उन स्टॉक्स को पिक करते हैं, इसीलिए इनका जो फ्रीक्वेंट चर्निंग है ना बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो होता है ना, फंड मैनेजर कितने तेजी के साथ बदलाव कर रहा है पोर्टफोलियो में, वो बहुत ज्यादा कम होता है इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर केवल 20 ही कंपनी है। अब 20 कंपनी में से अगर बार बार बदला जाएगा, निकाला जाएगा, तो वहां पे सीधा इंपैक्ट पड़ता है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर। अब ये बात करते हैं कि आखिर में 2025 के अंदर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड इतना नीचे क्यों गिर गया। तो पहला रीजन है ग्रोथ स्टॉक्स का ग्लोबल क्रैश। अब देखिए, 2025 में सबसे पहले जो चीज गिरी है ना वो है ग्रोथ स्टॉक्स की वैल्यूएशन। पी रेशियो बहुत हाई हो गया था, अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मार्केट था फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा था। अब इसके वजह से प्राइस तो भाग रहा था स्टॉक्स का, मिड कैप कंपनीज का, स्मॉल कैप कंपनीज का, बट अर्निंग नहीं हो पा रही थी। इससे एक बबल क्रिएट हुआ और जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है ये ग्रोथ और क्वालिटी स्टॉक्स में हेवीली इन्वेस्टेड रहता है, हमेशा हेवीली इन्वेस्टेड रहता है। क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं और ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। और जब इनके अंदर एक बबल क्रिएट हुआ, जब लिक्विडिटी टाइट हुई, तो मार्केट ने फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब इसके वजह से एक भारी गिरावट हुई इन कंपनीज के अंदर, ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर, और सीधा इंपैक्ट पड़ा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एनएवी के ऊपर। और इसकी एनएवी के अंदर भी एक शार्प गिरावट आपको देखने को मिला 2025 के अंदर में। दूसरा और इंपॉर्टेंट रीजन है इसका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। जहां पे दूसरे म्यूचुअल फंड 50 कंपनी, 60 कंपनी, 100 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड 20 कंपनी से भी कम लेके चलता है। कभी कभी 18 कंपनी होती है, 19 कंपनी होती है, 20 कंपनी होती है। अब देखिए, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं बट उससे ज्यादा नुकसान भी है। अगर इन 20 कंपनी में से 5-6 कंपनी फ्लॉप कर जाती है टॉप की, या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है किसी साल के अंदर में, तो पूरा फंड हिल जाता है, जो कि आपको 2025 में देखने को मिला है। एक बार हम इसके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं कि आखिर में पोर्टफोलियो में टॉप में कौन सी कंपनीज बैठी हुई हैं। तो अभी के टाइम में अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो 19 कंपनी को पोर्टफोलियो में लेके चल रहा है। इसमें सबसे ऊपर आपको परसिस्टेंट सिस्टम दिखेगा जिसका लगभग 10% का वेटेज है, कोफोर्ज लिमिटेड का लगभग 9% का वेटेज है, पेटीएम का लगभग यहाँ पे देखिए 8% का वेटेज है, पेटीएम का 8% का वेटेज है, कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 8% का है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का लगभग 7% का है। सोचिए, जो टॉप की 4 कंपनीज हैं इनमें 8 से लेके 10% का वेटेज है। अब यही मेजर रीजन है कि जो टॉप की 5 कंपनी है उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है 2025 में, एक भारी गिरावट देखने को मिला है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि पूरा का पूरा फंड उन टॉप 5 कंपनी की वजह से हिल चुका है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है 2025 में। तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है मिड कैप और स्मॉल कैप की रियलिटी। अब देखिए, 2023-24 के अंदर में इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया मिड कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज
कंपनीज में कि उनका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे पैसा बहुत आ रहा था। अब इसके वजह से उनका प्राइस भाग रहा था, अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब मार्केट क्या है ना, सवाल पूछता है, सारी कंपनी से सवाल पूछता है, सारे सेक्टर सवाल पूछता है कि क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई करोगे। अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करना चाहते हो तो तुरंत नीचे गिर जाओ। और जो स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज थी वो दूसरा ऑप्शन चूज किया, उन्होंने नीचे गिरना पसंद किया और 2024 के एंड में यही हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ मिड कैप स्मॉल कैप। और पूरे 2025 के अंदर में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है केवल इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर ही नहीं पाए थे, इतना वैल्यूएशन बढ़ गया था। और स्पेशली जो फोकस्ड फंड होते हैं, जो 18 कंपनीज को 20 कंपनी को लेकर चलते हैं पोर्टफोलियो में, जैसे मोतीलाल एक फोकस्ड फंड की तरह है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसके अंदर भी बहुत भारी गिरावट हुआ क्योंकि ये हेवीली इन्वेस्टेड होते हैं उन हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज के अंदर। एंड जो आखिरी रीजन है, जो कि मेरे हिसाब से एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, हमें लगता है ना कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, स्टॉक्स नीचे गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड नीचे गिरता है। बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर ही आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर, तो स्टॉक नीचे गिरेंगे तो फंड भी नीचे गिरेगा। बट यहाँ पे एक और रीजन है जो कि ये इन्वेस्टर बिहेवियर। अब देखिए क्या होता है, कोई भी फंड अपने इन्वेस्टर से पैसा लेता है, अगर इन्वेस्टर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालता है तो उसको पैसा देना भी पड़ता है फंड हाउस को। अब एक ही बार में जब बहुत सारे लोग रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल रहे होते हैं किसी फंड हाउस के अंदर, तो फंड मैनेजर को मजबूरी में हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को बेचना पड़ता है। मतलब जो हाई लिक्विड वाले स्टॉक्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको भी सेल करना पड़ जाता है केवल रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। अब इस चक्कर में क्या होता है, जब हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को बेचा जाएगा तो एनएवी में शार्प फॉल देखने को मिलता है, एक शार्प गिरावट देखने को मिलता है। और यही हुआ है 2025 में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के साथ। लोगों ने टॉप पे लमसम किया था 2024 के अंदर, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, उस टाइम पे लोग मोतीलाल के अंदर लमसम कर रहे थे, क्योंकि 2024 के अंदर में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं था पूरे मार्केट के अंदर में जो इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा था 2024 के अंदर में। अब इसके वजह से क्या हुआ कि लोग रिटर्न देख के लमसम करना स्टार्ट कर दिए टॉप के अंदर में, मार्केट टॉप के अंदर में, ऑल टाइम हाई में। और जब मार्केट नीचे गिरना हुआ तो लोगों ने अपने एसआईपी को बंद कर दिया। जो लोग लमसम करके बैठे हुए थे वो मार्केट फॉल के अंदर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालना स्टार्ट कर दिए। अब इसके वजह से क्या हुआ कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया इस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर। लोगों ने साथ में ही एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया, और जब एग्जिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, फंड मैनेजर को बड़े बड़े स्टॉक्स को बेचना पड़ता है, जिसके वजह से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एनएवी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और जो आपको गिरावट दिख रही है ना, उसके पीछे ये भी सबसे बड़ा रीजन है। तो चलिए बढ़ते हैं उस इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि 2026 में क्या मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा जवाब होगा करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। सबसे पहले सुन लेते हैं कि आखिर में किसको करना चाहिए। अब देखिए 2026 में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है केवल उन इन्वेस्टर के लिए जो डिसिप्लिन्ड है, जो अगले 7 साल से लेके 10 साल के बीच का टाइम हॉरिजन लेके चल रहे हैं, जिनका गोल अगले 7 साल से लेके 10 साल का है। वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनका माइंडसेट एसआईपी वाला है, लमसम वाला नहीं है, एसआईपी वाला माइंडसेट है, वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के अंदर 2026 में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, अगर 2025 जैसा फ्यूचर में भी अगर किसी साल ये फंड अंडर परफॉर्मेंस करता है, उस टाइम पे भी आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, बेचेंगे नहीं, तभी आप इस म्यूचुअल फंड में आइएगा 2026 के अंदर। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहते हैं 2026 में, तो ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड होना चाहिए। लार्ज कैप का रखिए या फ्लेक्सी कैप में चले जाइए। एक ऐसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए जो आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग रखे, क्योंकि केवल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को पोर्टफोलियो में लेके नहीं चलना है, या मोतीलाल के किसी भी म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में लेके नहीं चलना है जब तक आपके पास एक लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड नहीं है। तो अगर आप ये चीजें कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा 2026 में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड के अंदर। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में किसको इस म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए 2026 के अंदर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर में ये आपके पैसे को डबल कर देगा, प्लीज आप मोतीलाल ओसवाल से दूर रहिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से दूर रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टेबल रिटर्न की तलाश में, अगर आपको वोलेटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा 2026 में, आपको इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रेगुलर बैठ के अपने एनएवी को चेक करते हैं, रेगुलर बैठ के अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है ये म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में ही आपका बहुत ज्यादा लॉस करा दे, और उसी लॉस को देख के आप इस म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर देंगे। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो गारंटीड आउट परफॉर्मेंस की तलाश कर रहे होते हैं, मतलब आपको चाहिए कि मेरा म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए कभी भी, तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कई महीने तक अंडर परफॉर्मेंस करता रहे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें झेल नहीं पाते हैं तो प्लीज आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा, क्योंकि ये 2026 के अंदर में एफडी या हाइब्रिड फंड जैसा परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। ये कुछ अलग कैटेगरी का फंड है, ये फोकस्ड कैटेगरी के फंड में आता है, तो ध्यान रखना है ये गिरता भी बहुत ज्यादा है, सबसे अलग
गिरता भी है और सबसे अलग आपको परफॉर्मेंस भी लाके देता है। तो आई होप आपको ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। 2026 के अंदर ये फंड केवल उन्हीं लोगों के लिए काम आने वाला है जो मार्केट के डर को डिसिप्लिन के साथ झेल सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ टैकल कर सकते हैं, उन्हीं के लिए फंड काम आने वाला है। नहीं तो आपके लिए बहुत सारे फंड है, आप जाइए उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। मिड कैप के अंदर भी बहुत ही अच्छे फंड है, बहुत ही स्टेबल म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप तभी आइएगा जब आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी सवाल है कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।